स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प ए जिनेवा स्विट्जरलैंड, विकल्प बी वियना ऑस्ट्रिया, विकल्प सी पेरिस फ्रांस या विकल्प डी लॉजेन स्विट्जरलैंड। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी फिडे शतरंज के खेल के लिए वैश्विक नियामक संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1924 में पेरिस फ्रांस में हुई थी। इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। यह सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं की देखरेख को विनियमित करता है, अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आर्कटिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पृथ्वी के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है और इसमें कनाडा, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, ग्रीनलैंड सहित कई देशों के हिस्से शामिल हैं। दूसरा, यह क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है जिसमें समुद्री बर्फ और हिम शिखर भी शामिल हैं जो पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा, आर्कटिक में कोयला, हीरे, सोना और क्वार्ट्ज के प्रचुर भंडार हैं तथा ग्रीनलैंड में वैश्विक दुर्लभ मृदा भंडार का लगभग 1/4 हिस्सा मौजूद है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। आर्कटिक क्षेत्र पृथ्वी के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है और इसमें आर्कटिक महासागर एवं कनाडा, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, ग्रीनलैंड सहित कई देशों के हिस्से शामिल हैं, अतः कथन एक सही है। यह क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है जिसमें समुद्री बर्फ और बर्फ की चोटियां शामिल हैं जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अतः कथन 2 सही है। आर्कटिक में कोयला, जिप्सम, हीरे, जस्ता, सीसा, सोना और क्वार्ट्ज के प्रचुर भंडार हैं, जबकि ग्रीनलैंड में वैश्विक दुर्लभ पृथ्वी भंडार का लगभग 1/4 हिस्सा है, अतः कथन 3 सही है। ब्लॉकचेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक साझा डेटाबेस है जो पारंपरिक डेटाबेस के विपरीत क्रिप्टोग्राफिक रूप से जुड़े ब्लॉकों में डेटा संग्रहित करता है। दूसरा, विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन अपरिवर्तनीय होते हैं, अर्थात एक बार डेटा रिकॉर्ड हो जाने के बाद उसे बदला या पूर्ववत नहीं किया जा सकता। तीसरा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क लॉन्च किया जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शिता और विश्वास सुनिश्चित करके डिजिटल शासन को बढ़ाने हेतु डिजाइन किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। ब्लॉकचेन एक साझा डेटाबेस है जो पारंपरिक डेटाबेस के विपरीत क्रिप्टोग्राफिक रूप से जुड़े ब्लॉक में डेटा संग्रहित करता है, तथा कथन एक सही है। विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन अपरिवर्तनीय है, जिनका अर्थ है एक बार डेटा रिकॉर्ड हो जाने के बाद इसे बदला या पूर्ववत नहीं किया जा सकता है, अतः कथन 2 सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क लॉन्च किया जो ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता एवं विश्वास सुनिश्चित करके डिजिटल शासन को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अतः कथन 3 सही नहीं है। विस्तारित निधि सुविधा यानी EFF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह उन देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो संरचनात्मक कमजोरियों के कारण भुगतान संतुलन की महत्वपूर्ण मध्यम अवधि की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जिन्हें हल करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। दूसरा, यह आमतौर पर 2 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए प्रदान किया जाता है तथा इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए केवल 1। विस्तारित निधि सुविधा यह एक संरचनात्मक कमजोरियों के कारण भुगतान संतुलन की महत्वपूर्ण मध्यम अवधि की कठिनाइयों का सामना करने वाले देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिन्हें हल करने हेतु समय की आवश्यकता होती है, अतः कथन एक सही है। इसका उद्देश्य देशों को मध्यम अवधि के संरचनात्मक सुधारों में सहायता प्रदान करना है। EFF लंबी कार्यक्रम अवधि और विस्तारित पुनर्भुगतान शर्तें प्रदान करता है। इसे आमतौर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति दी जाती है, लेकिन गहन और निरंतर संरचनात्मक सुधारों को लागू करने हैं तो इसे 4 वर्ष तक की अवधि के लिए भी स्वीकृति दी जा सकती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। डेटा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला वर्ष 2011 में न्यायमूर्ति AP शाह समिति ने गोपनीयता कानून लाने का प्रस्ताव रखा था। दूसरा, वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति KS पुट्टुस्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ मामले में गोपनीयता को मौलिक अधिकार घोषित किया। तीसरा, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच, सुधार और विलोपन सहित नियंत्रण का अधिकार देता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C सभी 3 या विकल्प D कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प C सभी तीनों। वर्ष 2011 में न्यायमूर्ति AP शाह समिति ने गोपनीयता कानून लाने का प्रस्ताव रखा था, अतः कथन एक सही है। वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति KS पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ मामले में गोपनीयता को मौलिक अधिकार घोषित किया, अतः कथन 2 सही है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत डेटा को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, जिसमें पहुंच, सुधार और विलोपन शामिल है, अतः कथन 3 भी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इंडिया AI डेटा सेट प्लेटफॉर्म एक AI संचालित प्लेटफॉर्म है जो भारतीय भाषाओं में आवाज आधारित इंटरनेट एक्सेस और सामग्री निर्माण को सक्षम बनाता है। दूसरा कथन है, भारत जैन देश का पहला सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल बड़ा भाषा मॉडल है जो मूलभूत AI मॉडल के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाता है। तीसरा, डिजिटल भाषिनी एक एकीकृत मंच है जो स्टार्टअप और शोधकर्ताओं के लिए गुणवत्ता वाले गैर व्यक्तिगत डेटा सेट तक सहज पहुंच प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C सभी तीनों या विकल्प D कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प A। डिजिटल भाषिनी एक AI संचालित प्लेटफॉर्म है जो भारतीय भाषाओं में आवाज आधारित इंटरनेट एक्सेस और सामग्री निर्माण को सक्षम बनाता है, अतः कथन एक सही नहीं है। भारत जैन देश का पहला सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल बड़ा भाषा मॉडल है जो भाषा, भाषण और कंप्यूटर विजन में मूलभूत AI मॉडल के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाता है, अतः कथन 2 भी सही है। इंडिया AI डेटा सेट प्लेटफॉर्म एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है जो स्टार्टअप और शोधकर्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण गैर व्यक्तिगत डेटा सेट तक सहज पहुंच प्रदान करता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। धन प्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन्हें भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में एक तरफा हस्तांतरण के रूप में दर्ज किया जाता है और ये GDP का लगभग 3% होती है। दूसरा, वर्ष 2023-24 में खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भारत के लिए धन प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प A केवल 1। धन प्रेषण रेमिटेंस वे धनराशि होती है जो विदेशों में कार्यरत लोग अपने परिवारों को घर भेजते हैं और ये घरेलू आय तथा अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है। भारत के भुगतान संतुलन चालू खाते के तहत एक तरफा हस्तांतरण के रूप में दर्ज किए गए धन प्रेषण सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3% बनाते हैं और देश के चालू खाता शेष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः कथन एक सही है। भारत के लिए अमेरिका ने खाड़ी सहयोग परिषद को पीछे छोड़ते हुए कुल प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत बना लिया है जो 27.7% 2023-24 का योगदान देता है। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, सऊदी अरब और सिंगापुर का स्थान आता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। पंचायत उन्नति सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पंचायती राज मंत्रालय का एक समग्र सूचकांक है जो पूरे भारत में ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन और प्रगति का मूल्यांकन करता है। दूसरा, यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा विकसित राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क के अनुरूप है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प C 1 और 2 दोनों। पंचायत उन्नति सूचकांक एक समग्र सूचकांक है जिसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य भारत भर में ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन और प्रगति का सामाजिक आर्थिक संकेतकों के माध्यम से मूल्यांकन करना, विकास अंतराल की पहचान करना और साक्ष्य आधारित योजना निर्माण में सहायता करना है, अतः कथन एक सही है। यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा विकसित सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण और राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क के अनुरूप है, अतः कथन 2 सही है।
यह भागीदारीपूर्ण निम्न स्तरीय शासन को बढ़ावा देने, सामाजिक आर्थिक संकेतकों के माध्यम से ग्राम पंचायतों के विकास का आकलन करने, अंतराल की पहचान करने और साक्ष्य आधारित योजना को सक्षम बनाने के माध्यम से एसडीजी 2023 एजेंडा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करते हुए बिग बैंग सिद्धांत का मूल प्रस्ताव किसने दिया था? विकल्प ए एडविन हबल, विकल्प बी अल्बर्ट आइंस्टीन, विकल्प सी आइजैक न्यूटन या विकल्प डी जॉर्जेस लेमेत्र। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। बिग बैंग सिद्धांत सर्वप्रथम 1927 में जॉर्जेस लेमेत्रे द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उन्होंने सुझाव दिया कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक अत्यंत गर्म और सघन बिंदु से हुई, जो विस्तारित होकर विशाल ब्रह्मांड का निर्माण करता है, जिसे हम आज देख रहे हैं। अतः विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा खगोल भौतिक विज्ञानी बिग बैंग मॉडल के विकल्प के रूप में स्थिर अवस्था सिद्धांत विकसित करने के लिए जाना जाता है? विकल्प ए एडविन हबल, विकल्प बी जैन नार्लिकर, विकल्प सी स्टीफन हॉकिंग या विकल्प डी कार्ल सैगन। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। जैन नार्लिकर को अपने गुरु फ्रेड हॉयल, जो 20वीं सदी के खगोल भौतिकी के प्रमुख व्यक्ति थे, के साथ मिलकर हॉयल नॉर्लिकल सिद्धांत विकसित करने के लिए जाना जाता है। उनके कार्य ने बिग बैंग मॉडल के विकल्प स्थिर अवस्था सिद्धांत का समर्थन किया, जो यह सुझाव देता है कि ब्रह्मांड शाश्वत है और पदार्थ के निरंतर निर्माण के कारण इसका घनत्व अपरिवर्तित है। अतः विकल्प बी सही है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प ए भारत और वियतनाम, विकल्प बी चीन और जापान, विकल्प सी सिंगापुर और मलेशिया या विकल्प डी दक्षिण कोरिया और थाईलैंड। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का मुख्यालय भारत और वियतनाम में है। यह विश्व रिकॉर्ड यूनियन के अंतर्गत कार्य करता है तथा एशिया में कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड संगठनों के साथ सहयोग करता है। अतः विकल्प ए सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वर्ष इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था? विकल्प ए 1976, विकल्प बी 1980, विकल्प सी 1983 या विकल्प डी 1987। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।